नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया में हूं आपके साथ पूजा यादव। हाथरस कांड के बहाने यूपी को जातीय दंगों में झोंकने की साजिश में जांच एजेंसीज के हाथ एक बड़ा सुराग लगा है। जांच एजेंसीज को मिले सबूत इस बात का खुलासा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगे कराने के लिए देश विदेश से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग हुई। सूत्रों के हवाले से जानकारी यह भी है कि अकेले मॉरिशस से ही 50 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। अब हाथरस केस से जुड़े हर मामले को सीबीआई को हैंडओवर किया जाएगा। बता दें कि हाथरस कांड के बहाने दंगे फैलाने की साजिश में राजधानी लखनऊ, हाथरस समेत कई थानों में दर्जन भर से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, आखिर कौन है जो यूपी को सुलगाने की कोशिश कर रहा है? कौन है जो विदेशों में बैठकर उत्तर प्रदेश के लिए नापाक मंसूबे पालकर बैठा है? चलिए पहले ग्राफिक्स और बयानों के जरिए मामले को समझते हैं और फिर इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। एक गरीब की लाश पर राजनीति करने वाले इन चेहरों को पहचानिए तो। तो हाथरस के बहाने उत्तर प्रदेश में दंगों की साजिश रची जा रही थी। ईडी की जांच में खुलासा हुआ, जातीय हिंसा फैलाने के लिए 100 करोड़ की फंडिंग हुई। मॉरिशस से दंगों के लिए भेजे गए थे 50 करोड़ रुपए। पीएफआई के पास दंगा भड़काने के लिए 50 करोड़ रुपए आए। मथुरा से पुलिस ने पीएफआई के 4 सदस्यों की गिरफ्तारी की है। जातीय हिंसा फैलाने के लिए 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई। मॉरिशस से ही दंगों के लिए 50 करोड़ रुपए आए हैं, यह दावा किया जा रहा है। देखिए, इस पूरे मामले की जांच अब और भी ज्यादा संजीदा हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने दिल्ली दंगों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से आग सुलगी, उस आग के बाद में एक बार फिर से जातीय और सांप्रदायिक दंगों के जरिए उत्तर प्रदेश में क्या माहौल खराब करने की साजिश की जा रही थी और उसके पीछे हाथ किसका है? कौन है आका जो पीछे बैठकर मॉरिशस से फंडिंग करा रहा है? यूपी सरकार का दावा क्या था? उत्तर प्रदेश में जातीय दंगों की साजिश रची गई, यह सरकार ने दावा किया। दुनिया में पीएम मोदी और सीएम योगी की छवि खराब करने के लिए साजिश रची गई। जस्टिस फॉर हाथरस नाम से रातों रात वेबसाइट तैयार कर दी गई और वेबसाइट में फर्जी आईडी के जरिए हजारों लोगों को जोड़ भी दिया गया। विरोध प्रदर्शन की आड़ में वेबसाइट पर देश प्रदेश में दंगे की साजिश, दंगों के बाद बचने के उपाय बताए जा रहे थे। मदद के बहाने दंगों के लिए फंडिंग की जा रही थी। अफवाहें फैलाने के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग के भी सुराग मिले हैं। जांच एजेंसीज के साथ वेबसाइट की डिटेल्स और पुख्ता जानकारी मिली है। देखिए, उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड के बाद एक तरफ जहां उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम जद्दोजहद चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ जद्दोजहद चल रही थी उत्तर प्रदेश को सुलगाने की। जद्दोजहद चल रही थी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक और जातीय दंगा कराने के लिए फंडिंग रेज करने की। और सीएम योगी विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। आज लोग विभाजनकारी षड्यंत्र रच रहे हैं। सभी नमूनों के षड्यंत्र सामने आ रहे हैं। किसी भी षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। कोरोना काल में सभी षड्यंत्रकारी घर में छुपे थे, अब ये षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे। इन सभी षड्यंत्रकारियों पर कानूनी कार्रवाई होगी। हम किसी की भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। पैदा करने वालों पर, जो विद्वेष पैदा कर रहे हैं, उन विद्वेष पैदा करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सभी समाज में विद्वेष पैदा करके विकास को रोकना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। वायदों पर, झूठे नारों पर, जाति, क्षेत्र, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने वाले लोग आज भी अपनी विभाजनकारी उस मानसिकता से बाज नहीं आ रहे हैं। आज भी वह पीढ़ी दर पीढ़ी विभाजन की मानसिकता उनके मनोमस्तिष्क पर उसी रूप में हावी हो रही है। इसलिए वे विकास उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये डेवलपमेंट उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये लोक कल्याण उनको अच्छा नहीं लग रहा है। गरीब के पास पहुंचने वाली शासन की योजनाएं उन्हें अच्छी नहीं लग रही हैं। और यही कारण है कि वे षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचते जा रहे हैं। देखिए, इस पूरे के पूरे कारनामे में जो बात आज सरकार करे, जो दावा कर रही है, इसमें नाम सबसे ज्यादा आ रहा है पीएफआई का। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पीएफआई है क्या। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया चरमपंथी इस्लामिक संगठन है। 1977 यानी 1977 में सिमी पर जब बैन लगा तो 2006 में पीएफआई का गठन हुआ।
पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाने के नाम पर यह संगठन चलता है। इस संगठन की स्थापना 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के उत्तराधिकारी के रूप में हुई। संगठन की जड़ें हैं केरल के कालीकट से उपजी। पीएफआई का मुख्यालय दिल्ली के शाहीन बाग में है। 23 राज्य ऐसे हैं जहां पर इस वक्त पीएफआई की धनक है, यानी कि पीएफआई की रीच है, पीएफआई पहुंच चुका है। ऐसे 13 राज्य हैं देश के। पीएफआई का विवादों से पुराना नाता है। संगठन को बैन किए जाने की मांग साल 2012 में भी उठी थी, लेकिन अब तक पीएफआई बैन नहीं हुआ। संगठन को बैन किए जाने की मांग 2012 में भी होती रही, लेकिन पीएफआई अब भी लगातार चल रहा है। दो 2006 में इस पीएफआई की उत्पत्ति होती है। 1977 में सिमी पर बैन लगता है और 2006 में पीएफआई का गठन होता है। पिछड़ों और अल्पसंख्यक इन दोनों के हक में आवाज उठाने के लिए इसका गठन हुआ। संगठन की स्थापना हुई 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के उत्तराधिकारी के तौर पर। और इस वक्त एक बार फिर से दिल्ली दंगों के बाद में फिर से सबसे ज्यादा चर्चाओं में है पीएफआई। केरल में सरकारी पद पर तैनात है पीएफआई का चेयरमैन। एंटी-सीएए एनआरसी प्रदर्शन के दौरान में भी पीएफआई का नाम सामने आया था। तो चलिए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं खास मेहमानों के साथ में। ओपी सिंह है हमारे साथ में, बीजेपी के प्रवक्ता। प्रियंका गुप्ता है नेता कांग्रेस। मनोज यादव है नेता सपा। वंशराज दुबे हैं नेता आम आदमी पार्टी। और देखिए तमाम जो लोग हमारे साथ में हैं उनका हम जिक्र कर ही रहे हैं। और मनोज जी की जगह पे हमारे साथ में कपिल श्रीवास्तव जुड़े हैं नेता समाजवादी पार्टी के तौर पर। वंशराज दुबे नेता आप हैं। संजीव कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में। सभी का स्वागत है। पहले एक बार फिर से कांग्रेस के साथ में शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इस वक्त सवाल सरकार भी कांग्रेस पर ही दाग रही है। तो प्रियंका गुप्ता जी के साथ में चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रियंका गुप्ता जी, बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। आज भी जिस तरीके से सीएम योगी ने कहा कि जो लोग छुपकर बैठे थे लॉकडाउन के दौरान में, उन षड्यंत्रकारियों को अब बख्शा नहीं जाएगा। कौन है षड्यंत्रकारी? आप मुझे बता सकते हैं कि कौन है षड्यंत्रकारी? बाकी मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जो हाथरस में केस में जो एफिडेविट सम्मिलित की गई है, उसमें आप देखिए कि क्या लिखा गया है। 127 नंबर पेज से आप 129 नंबर पेज तक देखेंगे तो उसमें क्या लिखा गया है। उसमें जो ब्लैक लाइफ मैटर प्रोटेस्ट है उसको कॉपी पेस्ट किया गया है। और आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में दंगे भड़काने के लिए आप अंग्रेजी में वेबसाइट बनाएंगे या हिंदी में वेबसाइट बनाएंगे, आप इतना बता दीजिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये वेबसाइट और दंगे फैलाना ये कहीं किसी बचाव के लिए तो नहीं किया जा रहा है, कि अपने मेन मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाया जाए और लोगों को उलझाया जाए कि दंगे भड़कने वाले हैं। और मैं कहती हूँ अगर ऐसा कुछ है तो आप कैसे दंगे भड़कने देंगे? इतनी बड़ी फंडिंग कैसे हो गई? नोटबंदी किस लिए की गई थी? नोटबंदी तो इसीलिए की गई थी कि आप इस तरह की फंडिंग को रोक सकें और इस तरह के जो है आतंकवादी जो संगठन है उसको रोक सकें। और उसके बाद क्या आज उसका जीरो परिणाम है? आज उसका जीरो परिणाम है कि आप कह रहे हैं कि 100 करोड़ की फंडिंग हो गई है, वो भी एक हाथरस के केस में, और वो भी उत्तर प्रदेश में। कैसे हो गया सरकार के रहते? और आप बताइए, जिस संगठन की बात आप कर रहे हैं वो संगठन क्यों चल रहा है? जब आपके पास प्रूफ है, आपके पास तथ्य हैं और आप ये भी साबित कर रहे हैं कि ये संगठन दंगे फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो आपके हाथ में तो सरकार है। आप सेंटर में भी बैठे हुए हैं, आप राज्य में भी बैठे हुए हैं, कैसे दंगे भड़क रहे हैं? आप विपक्ष का नाम कैसे ले सकते हैं इस दंगे भड़कने वाले एपिसोड में? कोई विपक्ष का नाम नहीं ले सकते। किस प्रूफ से आप नाम ले सकते हैं? अगर किसी पीड़ित परिवार के आंसू पोंछना, अगर दंगे भड़काना है तो आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि दंगे कैसे भड़केंगे? आप उसमें देखिए कि वो ब्लैक लाइफ मैटर्स प्रोटेस्ट से उठाया गया पूरा कॉपी है, कम से कम उसमें ही थोड़ी अकल लगा ली जाती। आप देखिए उसमें कहा गया है कि आप जहां पे जो है, इफ यू सी द ब्लैक पीपल रनिंग यू शुड रन विद देम। आप स्कीइंग करने वाले जो गॉगल्स हैं और बचाव के लिए, और जो स्विमिंग करने वाले गॉगल्स हैं वो पहनिए बचाव के लिए। तो ये क्या है? ये हिंदुस्तान के हाथरस में दंगे फैलाने की साजिश है या मजाक चल रहा है? वाकई में आप ये बताइए। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि दंगों में सिर्फ अनएजुकेटेड लोग होते हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं होते? अगर अंग्रेजी में किसी वेबसाइट में कुछ छपा है, इसका मतलब ये हुआ कि पढ़े लिखे लोग उसमें शामिल नहीं होंगे
और जो बिन पढ़े लिखे लोग हैं सिर्फ वही शामिल होंगे। ये हाथरस का एक केस है और हाथरस में कितने लोग आप अंग्रेजी में नहीं, दंगे सिर्फ भड़क जाएंगे। नहीं नहीं और पढ़ा देखिए लिखा प्रियंका लोग जी, इन दंगों में इस शामिल पूरे होगा। मैं आपके सवालों को लेकर और बीजेपी के लखनऊ की प्रवक्ता बात के नहीं पास कर रही है। जाऊंगी, लेकिन जो आप बात कह रही हैं हाथरस कांड में, हाथरस के लोगों द्वारा तो दंगा नहीं भड़काना था ना, दंगा तो बाहर के लोगों ने आके भड़काना था, तो उन बाहर के आपने लोगों को उस घर प्रोजेक्ट किया जा रहा छावनी था। में क्यों बदल दिया? आपकी उसके घर को छावनी में क्यों बदल दिया आपने? और आपने क्यों उस बच्ची की लाश को रातों रात जला दिया? आपने कहा कि ठीक है ये दंगे भड़कने के चांसेस थे, तो आपने रातों रात उस डेड बॉडी को जला दिया। आपने एफिडेविट में ये भी लिखा कि जो है वर्डिक्ट आया हुआ था तो इस वजह से दंगे भड़कने के चांसेस थे। हर बार तो आप यही कह रहे हैं, तो क्या आपसे समझ नहीं रहा है उत्तर प्रदेश? आपसे समझ नहीं रहा आपके है ये वो सवाल बात लेकर मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन क्योंकि आपने जो जिक्र किया कि उसमें सिर्फ अंग्रेजी में लिखा था, तो क्या सिर्फ अंग्रेजी के जो पढ़ने वाले लोग हैं क्या वो कभी दंगे नहीं भड़काते, या क्या उनका हाथ नहीं होता? मैं इसलिए उस बात पर आपके पास आई थी। लेकिन हाँ, आपके जो कुछ क्वेश्चंस वैलिड हैं, मैं उन क्वेश्चंस को लेकर चलती हूँ बीजेपी के प्रवक्ता के पास में। मैं आती हूँ प्रियंका जी। ओपी सिंह जी, कांग्रेस ये कह रही है कि आप नैरेटिव बदलने के लिए, हाथरस कांड का नैरेटिव बदलने के लिए आज ये प्रोपागेंडा किया जा रहा है, कोरा प्रोपागेंडा है, ताकि उस मामले को छुपाया जा सके, उस मामले को दबाया जा सके। इसलिए परिवार को निगरानी में रखा जा रहा है, गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया और नैरेटिव चेंज किया जाए। इसलिए आप नई थ्योरी लेकर आ गए हैं दंगों की और इनसिक्योरिटी की, और उसके साथ जो सरकार की छवि खराब करने की थ्योरी आप लोग लेकर आ गए हैं। कम से कम नकल में ही अक्कल लगा दी गई होती तो भी बड़ी बात थी। ओपी सिंह, देखिए पूजा जी, हाथरस की घटना में चाहे सरकार हो, चाहे विपक्षी हो, देश की जनता हो, चाहे गांव वाले, आरोपी और पीड़िता हो, सभी चाहते हैं कि न्याय मिले और जो दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन जब इस मामले की जांच एसआईटी द्वारा की गई, ईडी द्वारा की गई, हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया, सारी जब जांच शुरू हुई तो बड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि ठीक है बिटिया को तो न्याय मिलना चाहिए, सब चाहते हैं, कोई इसमें डिबेट की बात नहीं है कि न्याय मिले, कोई चाहता है कि मिले, कोई नहीं चाहता। आज आप गांव वालों के पास जाइए तो वो भी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि न्याय बिटिया को मिलनी चाहिए। लेकिन जांच में जो तथ्य उभर करके सामने आ रहे हैं वह देश और प्रदेश को चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। आप देखिए कि जिस प्रकार से रातों रात जस्टिस फॉर हाथरस के लिए वेबसाइट तैयार की गई, फर्जी आईडी के द्वारा हजारों लोगों को जोड़ा गया, और जो अब ये मामला सामने आ रहा है कि 100 करोड़ की फंडिंग की गई, जो मॉरिशस के रास्ते से 50 करोड़ और 50 करोड़ खाड़ी देशों कैसे आ गई आपके रहते फंडिंग यहाँ पे? आप ये बताइए, आपसे समझ नहीं रहा है प्रदेश क्या? मर्यादा सीखिए, महिला हो आप मर्यादा सीखो। मर्यादा आप सीखिए, मर्यादा आप लोगों को सीखने की जरूरत है। तभी मैं कहूंगी कि आपके लेकर रंजीत बहादुर को भी मर्यादा सिखाइए। किस तरह से बदतमीजी में बात कर रहे हैं और महिलाओं को क्या जानवर समझ रखा है उन्होंने। आप उनको भी आप मर्यादा सिखाइए, जो रंजीत बहादुर नेता है आपके, आप उनको भी मर्यादा सिखाइए। आप बलिए उनको भी मर्यादा सिखाइए। प्रियंका जी, उनको एक बार जरा बात पूरी करने दीजिए, ताकि वरना आपके सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे? कम से कम भी थोड़ी मर्यादा सिखा दे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक बार जरा जवाब ले लूं। शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। अरे मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मर्यादा आप अपने नेताओं को भी सिखाइए। शांति शांति शांति। शांति, अब आपको शांति सूझ रही है, अब आप नहीं बोल पाएंगे। अब बोलिए ना रंजीत जी, 4 लोग बैठे उनकी भी बात सुनना है। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप झगड़ा के लिए मर्यादा की नहीं बात किया कर रहे गया, थे ना, एक एक करके, एक एक करके। कर रहे हैं आप। ये डिबेट पार्टी में भी तो मर्यादा सिखाइए लोगों को। हम भी मर्यादा। हाँ तो ओपी सिंह जी, एक सेकंड प्रियंका जी, सच्चाई रखिए। ये कह रही हैं कि जो वेबसाइट बनाई गई, सुनिए, ये कुछ क्लू पेश कर रही हैं, क्योंकि आप लोगों ने साफ तौर पर विपक्ष को इस पर निशाना साधा। विपक्ष ही इसके लिए जिम्मेदार है और विपक्ष भी साजिश का हिस्सा है, कुछ इस तरह के। मैं आपको भी बताता हूँ। हाँ चुप रहिए पहले। ओपी जी, पहले बात तो सुन लीजिए, तभी तो जवाब देंगे। इनका कहना तो सुन लीजिए, क्या कह रही हैं ये कह रही हैं कि आप लोग चोरी कर रहे हैं और चोरी भी ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे। ये कह रही है कि जो वेबसाइट तैयार की गई उस वेबसाइट में कॉपी पेस्ट किया गया है कहीं और वेबसाइट का मटेरियल, और ये कह रही हैं कि अगर ये दंगा भड़काने की बात होती तो अंग्रेजी में क्यों छपा होता सब कुछ। ओपी जी, मुझे पहले अपनी बात कहने दीजिए। भाई ये कह रहा हूँ कि एक और भी बड़ा खुलासा हुआ है, एक और भी बड़ा खुलासा हुआ है
कि किस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने पीड़िता के परिवार में जाकर के इस बात को सिखाया है कि 25 लाख की जगह 50 लाख और 1 करोड़ मिलेगा। अरे तो अरेस्ट कर लीजिए ना, टीवी चैनल पे बैठे हुए हैं, अरेस्ट कर लीजिए जिसने सिखाया है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के, और टीवी चैनल पे बैठ के क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अरेस्ट करिए उनको जिन्होंने सिखाया है। उनको एक बार उनकी बात तो पूरी कर लीजिए ना प्रियंका जी। राहुल गांधी का एक नजदीकी नेता जिसका वीडियो वायरल हुआ कल पूरे चैनल पर चला है कि वो जिस प्रकार से कह रहे हैं कि पूरी तैयारी हो चुकी है और हम लोग क्रांतिकारी हैं और दंगा फैलाएंगे, 2 लोग उधर से मरेंगे, 2 लोग इधर से मरेंगे और इसके बाद तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के? आप कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी अब तक। कांग्रेस का चरित्र, कांग्रेस हमेशा जो है नहीं तो आप ये जो नहीं सुनिए, आप जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता हैं तो ऐसे कांग्रेस के नेताओं को पकड़ क्यों नहीं लेते फिर? ओपी सिंह जी, सत्ता पर तो आप काबिज है ना। अरे जो पीएफआई को चंदा दिया गया है इसकी भी जांच हो रही है और उसमें एक गलत पार्टी का भी नाम आ रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि मॉरिशस से चंदा कांग्रेस लेकर आई है? देश की जनता के सामने तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मॉरिशस से भी चंदा कांग्रेस लेकर आई है? आप कुछ भी बोलेंगे बिना तथ्यों के, यहाँ बैठ के आप कुछ भी बोलेंगे। कहाँ है आपके पास तथ्य? बिना तथ्य के आप कुछ भी बोलेंगे। आपको कम से कम तथ्य तो प्रस्तुत करने चाहिए। हम तो तथ्यों पे बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के, आप बिना तथ्यों पे बात करे चल रहे हैं। अरे अपनी किरकिरी सोचिए, पहले अपनी किरकिरी के बारे में सोचिए ना। आपकी किरकिरी नहीं हो रही है इस मामले में, आप बिल्कुल साफ सुथरे खड़े हुए हैं। क्यों उस बच्ची को रात जला दिया आपने? क्यों उस बच्ची को रात जला दिया आपने? क्यों उसके परिवार को भी उसकी शक्ल नहीं दिखाई क्या आपने? क्यों नहीं उसका अच्छा इलाज कराया आपने? आज वो बच्ची जितना होती थी यहाँ पर हमारा बहस नहीं करनी होते बैठे। चलिए मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगी, बाकी के और मेहमानों का भी मैं रुक कर लेती हूँ। मैं आती हूँ, चलिए आपके पास वंशराज भी हमारे साथ में। मैं आती हूँ, चलिए आती हूँ, मैं आती हूँ। आम आदमी पार्टी का रुख भी कर लेते हैं। वंशराज जी, आप बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बातें सुन रहे हैं, आपका अपना परसेप्शन क्या है? क्या वाकई ये सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव को चेंज करने के लिए बीजेपी थ्योरी लेकर आई है, या फिर यूपी वाकई रिस्क पर है? जी बताएं। वंशराज जी, सवाल दोहराऊं, सुना आपने? मैंने सवाल पूछा कि ओपी सिंह जी एक सेकंड, बाकी के लोगों से भी बातचीत कर लूं जरा। ओपी सिंह जी, ओपी सिंह जी, ओपी सिंह जी एक सेकंड, ओपी सिंह जी एक सेकंड। नहीं प्रियंका, सुनिए प्रियंका, चलिए आप इनके ऊपर सवाल दाग रही है, ठीक है, लेकिन प्रियंका और राहुल या फिर आपका दर्द राजस्थान के लिए नजर नहीं आता? छत्तीसगढ़ के मंत्री बेटियों को लेकर बयान देते हैं, उसको लेकर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आप बीजेपी के नेता की बात कर रही है, कांग्रेस के नेताओं पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? जो कांग्रेस के नेता ऐसी बेफजूल की बयानबाजी करते हैं उनके खिलाफ में कौन सी फटकार लगाई राहुल प्रियंका ने? और राजस्थान में बेटी के साथ दुराचार नहीं हुआ था क्या, या फिर रेप को भी कंपेयर किया जा सकता है क्या? बताइए क्या उनका घर छावनी में बदल दिया गया है? नहीं, क्या कंपेयर किया जा सकता है? राजस्थान के सीएम दोनों रेप की घटनाओं को कंपेयर करते हैं, क्या कंपेयर किया सकता है क्या रेप की घटनाओं को? ये बता दीजिए आप। नहीं, जो बात है आप मेरे सवाल का भी तो जवाब दीजिए ना। क्या दोनों रेप केसेस का कंपैरिजन है? क्या किसी भी रेप केस का कंपैरिजन है? क्या कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी की तो सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है क्या? राहुल और प्रियंका की वही सेंसिटिविटी राजस्थान के केस के लिए क्यों नहीं थी? अरे ओपी सिंह जी, बाकी की लोगों की बात भी तो सुन लीजिए ना, तब से बोले जा रहे हैं लगातार। ओपी सिंह जी, बाकी के लोगों की तो बात भी सुन लीजिए, तब से आप बोले जा रहे हैं, जरा एक एक करके सबको बोलने का मौका दीजिए ना। उनको क्यों नहीं रोक रही है? बीच में टोक रहे हैं, उनको क्यों नहीं रोक रही है? उनको मना करिए, बीच में ना बोले। मैं आती हूँ प्रियंका जी, अब एक दूसरे की बात को प्लीज काटेगा मत, किसी की भी बात आए आप उनको उनकी टर्न पर बोलने दीजिए। ऐसे तो खिचड़ी पक जाएगी, फिर क्या बात समझ में आएगी? यहाँ पे खिचड़ी नहीं पका रहे, मछली बाजार नहीं है। मैं आती हूँ ओपी सिंह जी। प्रियंका जी एक सेकंड, मैं बाकी के जा रही हूँ। आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ में, मैं उनका रुक करूंगी। वंशराज जी, मेरा सवाल यह था आपसे कि बीजेपी ये कह रही है कि जी मॉरिशस से फंडिंग हुई थी, वो ये कह रही है कि षड्यंत्रकारी लॉकडाउन के दौरान में छुपकर बैठे थे, लेकिन अब बख्शा किसी को नहीं जाएगा, ढूंढ ढूंढ कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कांग्रेस के ऊपर खुलकर आरोप लगाए जा रहे हैं, पूरे विपक्ष को घेरा जा रहा है। ये क्या है? उत्तर प्रदेश में क्या वाकई साजिश रची जा रही थी?
क्योंकि ईडी भी इस बात को लेकर जानकारी अब हासिल करेगा और कई खुलासे होंगे। जो 4 गिरफ्तारियां हुई इसके बाद से सामने आता है कि उनके पास में ऐसा साहित्य था जो भड़काऊ था, उनके पास जो फोन थे, उनके पास जो लैपटॉप थे, उससे और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है। ये क्या है? क्या ये नैरेटिव चेंज करने की थ्योरी है या फिर उत्तर प्रदेश में वाकई दंगे भड़काने की साजिश की जा रही थी? वंशराज दुबे जी, चले शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं कपीश जी का रुख करूंगी एक बार। कपीश जी, आप क्या कहते हैं? आपको आवाज मेरी मिल रही है? हाँ हाँ कपीश जी, मिल रही है। देखिए पूजा जी, एकदम स्पष्ट बात यह है कि सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपाना चाहती है और जिस चीज का आड़ ले रही है, ये सरकार इस बात को सोच ही नहीं पा रही है कि ये आप अपनी विफलता को ही सामने कर रहे हैं। और विपक्षी दलों को आप क्या साबित करना चाहते हैं कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी राष्ट्रवादी नहीं है? या आप क्या कहना चाहते हैं कि बाकी विपक्षी दल जो है वो इस देश के गद्दार हैं? तो ये इनको सोचना चाहिए कि लोकतंत्र के मूल्यों की स्थापना क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसलिए करना चाहती है और इस तरीके से करना चाहती है, विपक्ष का समूल नाश करना चाहती है अपनी एजेंसियों के थ्रू? देखिए पूजा जी, ये स्पष्ट है कि चाहे पुलिस हो या प्रशासन हो या सरकार की अन्य कोई एजेंसियां हो, वो सरकार के कार्यों का आईना होती है और सरकार जिस तरीके से अपनी मंशा अभिव्यक्त करती है वो उसको क्रियान्वित करने का काम करती है। तो इस समय योगी जी अपने नाकामयाबी को छुपाना चाहते हैं, वो एक जघन्य अपराध पे पर्दा डालना चाहते हैं, इसलिए कि बड़ी थू-थू हो रही है पूरे विश्व के अंदर, तो एक नया शगुफा लेकर के आए। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, आपको पहले से मालूम है कि एक इस तरीके का ग्रुप है जो देश को नुकसान पहुंचा सकता है, जो देश को दंगे में झोंकता रहा है, जिसका इतिहास आपके अनुसार वैसा है, तो आपकी तो डबल इंजन की सरकार थी, आपने आखिर उसको बैन पहले क्यों नहीं किया? जब दिल्ली दंगे में उसका नाम आ गया, सारी चीजें आ गई और आपके पास सारे तथ्य थे, तो आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? और दूसरी चीज, जो आप फंडिंग लेकर के आ रहे हैं, इसमें सूत्रों के हवाले से क्या है? जो 100 करोड़, ये सूत्र क्या होते हैं? अगर आपके पास अकाउंट नंबर है, किस अकाउंट नंबर से ट्रांसफर किया गया है, ये अगर आप बता सकते हैं तो जनता के बीच डिबेट लेकर आइए, वरना गुमराह करने के लिए देश को और प्रदेश को ये काम नहीं चलेगा कि मीठा मीठा गपगप होगा, कड़वा कड़वा थू-थू होगा। देखिए, इस बात का विरोध इसलिए है कि लोकशाही के अंदर इस तरीके से आज तक देश के इतिहास में किसी सरकार ने काम नहीं किया जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है। योगी जी कहने के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सब करते हैं। गोरखपुर के अंदर 6 नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, करीब 7 परिवार ऐसे थे जो छड़खानी के कारण उनकी लड़कियों ने आत्महत्या कर ली, किसी के घर गोरखपुर में नहीं गए, जबकि 29 वर्ष तक यही के सांसद थे। सोचिए कि कितने असंवेदनशील व्यक्ति हैं जिन पे खुद 302 आईपीसी का मुकदमा लगा हुआ है। ऐसे व्यक्ति से कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधार देंगे या अपराध को सुधार देंगे या जीरो टॉलरेंस की नीति को ला सकते हैं? ये अपने ऊपर पर्दा डाल रहे हैं, विरोधियों को ये साबित करना चाहते हैं। हम आप कुछ अगर डिस्कशन करेंगे तो राजद्रोह लगा देंगे साहब, क्योंकि अंग्रेजों के सारे कानूनों में परिवर्तन किया, लेकिन राष्ट्र देशद्रोह पे जो कानून लगता है उसका परिवर्तन सरकार ने नहीं किया। ये कहेंगे कि सरकार के अदीप्तमान प्राप्त करने के लिए मानहानिकारक कथन कर रहे थे, तो ये गला घोटना चाहते हैं, घोटे हर विपक्ष। लेकिन हम लोग कतई बेटी के प्रति अत्याचार उजागर करते रहेंगे। ये लाख कोशिश कर ले डंडे के बल पर, मुकदमों के बल पर, जेब में बंद करके, हम लोग मानने वाले नहीं। और अगर इनको वाकई में पूजा जी, अगर इनको वाकई में जीरो टॉलरेंस की बात करनी है तो सेलेक्टिव मोड में काम करना बंद करना है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये लोग, आप ये कह रहे हैं कि सेलेक्टिवली लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उसमें आप भी हैं, उसमें और बाकी की पार्टीज भी हैं। सेलेक्टिव रूप से हो रहा है, सेलेक्टिव रूप से कर रही है सरकार। आप बताइए, इतना जघन्य अपराध हो जाने के बाद इनका डीएम वहां कैसे बना हुआ है, जिस डीएम ने जो है खुलेआम मीडिया के सामने
पीड़ित परिवार के लोगों को धमकी देने का काम किया, इसी मीडिया ने सारी बातों को उजागर किया। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि ये सारी थ्योरी झूठी है, आप ये कह रहे हैं कि सारी थ्योरी फेक है, कोई फंड रेजिंग नहीं हो रही थी, जितने भी पैम्पलेट्स पाए जा रहे हैं, जितने भी गिरफ्तारियां हो रही है, सब फेक गिरफ्तारियां हैं। अरे आज कफील खान के भी समय में तो यही हुआ। डॉक्टर कफील खान जो पेडियाट्रिक्स यहाँ पे डॉक्टर थे, जिन्होंने ऑक्सीजन के उसमें जो है बच्चों की जान बचाई थी। योगी जी ने उन्हें अल्पसंख्यक होने के कारण क्या किया, एनएसए लगा दी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक खतरे में है, आप ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक खतरे में है। हाईकोर्ट ने मैं आ रही हूँ, सबके पास अपना अपना वोट बैंक है, सबको साथ ना, मैं आ रही हूँ, मैं सबके पास वापस लौटूंगी। संजीव जी, बहुत देर से आपके पास नहीं आई हूँ और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को जरा टीम एक बार चेकआउट कर ले। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, आगे भी बड़ी बहस लगातार जारी है। चलिए चर्चा की फिर से हम शुरुआत करेंगे। संजीव कौशिक का सीधे हम रुख करेंगे। संजीव जी, सवाल यहां पर यह है कि एक तरफ सत्ता पक्ष का अपना रुख है, जिसमें विपक्ष को भी घेरा जा रहा है और पीएफआई का जिक्र किया जा रहा है, और विपक्ष ये कह रहा है कि नैरेटिव को चेंज करने के लिए ये इस वक्त एक नई थ्योरी लेकर आए हैं। लेकिन क्या इसमें ये जो माहौल पैदा हुआ और जो आज पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं, इसमें एक बात तो नजर आती है कि दोनों के पास अपना अपना फायदा है। देखिए पूजा, एक चीज हमें मान लेनी होगी कि जिस तरह से जो परिदृश्य अभी बना हुआ है, जो दिखाई दे रहा है देश की जनता को और उत्तर प्रदेश की जनता को, ये मानना ही होगा कि बहुत बड़ी साजिश थी। और ये इतनी बड़ी साजिश थी जिसमें आदरणीय योगी जी और मोदी जी दोनों को बदनाम करने की साजिश थी। ये साजिश इतनी बड़ी साजिश थी कि इस साजिश को अंजाम देने के लिए 100 करोड़ की फंडिंग की गई, फिर एक दलित लड़की चुनी गई, फिर एक दबंग लड़का चुना गया, फिर वो मक्के का खेत चुना गया और उसके बाद में इस तरह की घटना हुई। घटना में इतनी बड़ी साजिश, इस पैसे का इस्तेमाल किया गया कि फिर उसके बाद में न सही ढंग से उसका इलाज हो पाया प्रॉपर ढंग से, ना ही एफआईआर दर्ज होने दिया गया। इस साजिश के परत दर परत समझिए आप कितनी बड़ी षड्यंत्र थी इसमें। और उसके बाद में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो इस साजिश को नाकाम करने के लिए उसके परिजनों को उसके शव को नहीं सौंपा जाता है। इससे एक कदम और आगे बढ़ के गांव में लाने के बाद में उस शव को मिट्टी तेल और केरोसिन तेल डाल के फूंक दी जाती है कि ये साजिश से दंगा नहीं भड़के। देश के लोग इतने मूर्ख हैं क्या? लोग बात नहीं समझते हैं क्या? आप क्या चाहते हैं? कितनी बड़ी कहानी गढ़ लेते हैं। ये सब बात यदि आपको पहले से जानकारी थी तो सबसे पहले यही बात होनी चाहिए थी। आप किस चीज का इंतजार करते रह गए? हम यदि साजिश रचते थे, राजनेता यदि साजिश रचने वाले थे, तो आप हमें ये बताइए कि मीडिया कौन साजिश रचने जा रही थी? आपको क्यों रोक दिया गया? आपके ऊपर क्यों डंडे चलाने की नौबत आ गई? ये तमाम तरह की बातें। और ये PF5 की जो बात हो रही है, PF5 आज से नहीं है, पिछले 6 सालों से जब आपने देखा कि देश में इस तरह की बात हुई और घटना हुई, चाहे वो NRC को लेकर के आंदोलन की बात हुई, उसमें भी उनकी फंडिंग 125 करोड़ रुपए की फंडिंग उस समय उन्होंने की थी। कहाँ रहते हैं आप? ये जब इस तरह की घटनाएं होती है, एक नया शगुफा लेके चले आते हैं, 4 लोग 4 मोबाइल और 4 लैपटॉप आप जब्त करते हैं और उसके तो बहाने मतलब आप ये कह रहे हैं कि PF5 प्रदेश या देश के लिए खतरा नहीं, बल्कि सरकारों के लिए एक प्रोटेक्शन किट है कि जब कोई बात आई तो प्रोटेक्शन के लिए PF5 का जिन बार कर दिया। पूजा, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि यदि इससे पहले PF5 ने षड्यंत्र किए हैं और उस षड्यंत्रों में उनको पाया गया है, 125 करोड़ की फंडिंग, आपको याद होगा दिल्ली में जो चल रही थी, जिस तरह से आंदोलन चल रहे थे उस समय की बात मैं आपको याद दिलाता। 125 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई थी उस समय, बताया गया था। उसके बावजूद आपने बैन लगाया, बैन किया, उसको पकड़ा आपने, उसको क्या किया आपने? कौन जवाब देगा इसका? यदि इस तरह से जब देश में अंदरूनी इस तरह से, ये तब आपको बात याद आती है जब विपक्ष आपको घेरने की कोशिश करता है। इसका मतलब तो ये होगा कि फिर सरकार और PF5 का कनेक्शन है, विपक्ष की बजाय PF5 का कनेक्शन सरकार से है। आप जो कह रहे हैं, अगर संरक्षण कवच है, अगर यही सुरक्षा कवच है, तो फिर तो सरकार का कनेक्शन हो गया। सरकार का कनेक्शन हो या नहीं हो, निश्चित तौर पे PF5 की बात जो है वो संदिग्ध है, संदेह के घेरे में है। लेकिन सरकार को ईमानदार हम तब समझते हैं जब शुरुआती दौर से, जितने दिनों से ये चर्चा चली जा रही है, पिछले 6 सालों से सरकार है, जो राष्ट्रवादी सरकार है और आदरणीय योगी जी की सरकार है। वैसे आप PF5 को क्या मानते हैं? क्या है PF5? क्या काम कर रहा है? इसकी उत्पत्ति क्यों हुई? किसके बाद हुई इसकी उत्पत्ति? क्या सिमी के बाद इसकी उत्पत्ति नहीं हुई? इसका सिमी से कोई कनेक्शन नहीं? क्या सिमी का उत्तराधिकारी नहीं है? कि जनता को इस लेना देना नहीं है। यदि वो गैर कानूनी कामों में लिप्त है, सरकार को उसको बैन करना है, पकड़ना है, सारे लोगों को जेल में ठूसना है और यहाँ से बिल्कुल उसका जड़ समूल नाश करना है। ये सरकार करती है, हम और आप नहीं करेंगे।
सरकारें यदि समय समय पर जब भी उनके नाकामियों के लिए उनको आईना दिखाया जाए और उसके बाद में वो पीएफआई को लेकर के सामने आ जाए, निश्चित तौर पे वो उसको ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि ये बात कब खुल के आई है, जब इतनी बड़ी साजिश थी तो आपको पहले की बात कहनी चाहिए थी। आप बताइए कि किस परिस्थिति में अभी ओपी सिंह जी, जब इतनी ज्यादा घातक है ये पीएफआई, तो अब तक बैन क्यों नहीं किया? 2012 में इसको बैन करने की बात हुई, दिल्ली दंगों के दौरान में जब इसमें फंडिंग की बात हुई और इस पूरे दंगे में दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक दंगों में पीएफआई का नाम सामने आया, उसके बाद भी पीएफआई को अब तक बैन नहीं किया गया। ये कह रहे हैं संजीव कौशिक कि पीएफआई से आपके लिए सुरक्षा कवच है, जब सरकार घिरी हो तो पीएफआई का जिन्ना बाहर कर देते हैं, विपक्ष को कोसना शुरू कर देते हैं और खुद अवैध सुरक्षा के घेरे में क्यों नहीं कर देते बैन पीएफआई को? देखिए पूजा जी, विपक्ष का काम है सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ जो हमारे डिबेट में साथी बैठे हुए हैं वो अपनी बात कम पीएफआई के प्रवक्ता के रूप में ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। बताइए कि सरकारी एजेंसियां ईडी, एसआईटी, सीबीआई अगर कोई जांच करती है, इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट और संवैधानिक व्यवस्था को भी मानने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के मानने को तैयार नहीं हो, के आदेश का भी, निर्णय का भी लोगों ने विरोध किया और 5 जजों की खंडपीठ का भी विरोध किया। आप ये साफ कहिए ना कि पीएफआई इसमें सम्मिलित नहीं है, पीएफआई पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। पीएफआई के लिए क्या कर रहे हैं वो बता दीजिए, बाकी आप जाने दीजिए ना। ओपी सिंह जी, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? पीएफआई ने सीए के माध्यम से, अरे पीएफआई की बुराई बता रहे हैं आप। पीएफआई के लिए आपने क्या सोचा है, क्या करना है आपको? आप बता दीजिए आज चैनल पे बैठ के। कहिए ना कि नाम नहीं है उसका। अरे आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, बस उतना बता दीजिए। पीएफआई उनके रीढ़ तोड़ रहे हैं, रीढ़ तोड़ रहे हैं। अरे कैसे टीवी चैनल पे बैठ के रीढ़ तोड़ रहे हैं? ठीक है संजीव जी, फटाफट से भी वंशराज जी के पास आ रही जल्दी से। आवाज नहीं आ रही संजीव जी की। वंशराज दुबे आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से। ठीक है ओपी सिंह जी, वंशराज दुबे जी आप बोली तो सही, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है। हाथ से हाथ मिला करके जो है, आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ आ रही है, बताइए। खड़ा हो जाएंगे ओपी सिंह जी एक पूजा सेकंड। जी, हाँ वंशराज दुबे जी पूजा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये सरकार जो इस समय उत्तर प्रदेश और केंद्र की सत्ता में बैठी हुई है, जिसने ये वादा किया था कि 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता, अगर आप 2017 में केंद्र और राज्य में दोनों जगह का डबल इंजन की सरकार बनाते हो तो इस देश का भला होगा, उत्तर प्रदेश का भला होगा। आप बताइए कि कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? राज्य के हाथ में है। और मुझे लगता है कि अगर कोई दल, अगर कोई संगठन दंगों की साजिश करता है तो आप फैक्ट कलेक्ट करिए ना, आप फैक्ट कलेक्ट करिए, इकट्ठा करिए और उसको जो है उसके तहत लोगों को जेल में डालिए और अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके केंद्र में जो हमारी जो एक तरीके से गृह मंत्रालय है उसको रिपोर्ट दीजिए और रिपोर्ट देने के बाद उसको संगठन को बैन करिए। आप पीएफआई पे आरोप लगा रहे हैं कि पीएफआई ने 100 करोड़ दे दिया, 200 करोड़ दे दिया, 2000 करोड़ दे दिया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर पीएफआई ऐसा सिस्टम है जिसमें जो है 2017 से अलग अलग राज्यों से इस बात को ध्यान देना होगा कि 2017 से अलग अलग प्रवक्ता होना चाहिए, अगर प्रपोजल प्रवक्ता होना चाहिए। ओपी सिंह कह रहे हैं आप पीएफआई के प्रवक्ता के तौर पर क्यों बात कर रहे हैं? प्रॉब्लम यही है। आपकी बात फिर चली गई संजीव जी, आपकी बात फिर से चली गई। संजीव, आप पीएफआई के प्रवक्ता के तौर पर क्यों बात कर रहे हैं? आपको एसआईटी पर भरोसा नहीं है, आपको ईडी पर भरोसा नहीं है, आपको जांच प्रणाली पर भरोसा नहीं है। पूजा सबसे बड़ी समस्या है कि ये लोग ऐसे राजनीति करने वाले लोग हैं, जो लोग लगातार दिल्ली में शाहीन बाग में बैठे हुए जितने लोग थे उनको दंगाइयों के नाम से ये लोग इंगित करते रहे। और आपको पता होगा कि जब वो खत्म हो गया तो उन्हीं लोगों को इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा दिया। ये कौन सी नीति है, ये देश की जनता समझती है। सबसे बड़ी बात यही है कि इनके ऊपर यदि किसी तरह का प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, सरकार के ऊपर यदि कोई प्रश्न चिन्ह करे, सवाल खड़ा करे, उसके विरोध में कोई बात करे, आप राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकते। अभी 4 लोगों की गिरफ्तारी, इसका कोई ताल्लुक नहीं है क्या कोई दंगों की साजिश नहीं थी क्या? ऐसा साहित्य उनके पास से मिलना जो कि संदिग्ध है,
पैम्फलेट्स ऐसे मिलना, मैं कपीश जी आपके पास भी आ रही हूँ, ऐसे पैम्फलेट्स मिलना जो कि दंगा भड़का सकते थे, जो कि संदिग्ध थे, ये थ्योरी कैसे बेसलेस है? मैं दरअसल आपसे इस संबंध आपने शुरुआत का जिक्र किया, मैं इस पूरे हाथरस कांड के बाद जब इंसाफ की लौ जलने लग गई, मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दे दिए कि हम साहब सीबीआई जांच कराएंगे इस पूरे मामले की, उसके बाद एक नया एंगल आता है, ये बेसलेस क्यों लग रहा है? अब एक बात आप हमें बताइए, जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई की बात करी थी उस समय तक किनको जानकारी नहीं थी कि पीएफआई की फंडिंग हो रही है इस मुद्दे को सुलझाने के लिए, या उससे पहले जानकारी थी उनको? पहले देश की जनता को यही बता दे। सबसे बड़ी बात यही है, मैं बार बार यही कर रहा हूँ कि पीएफआई की तरफ से मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं प्रवक्ता बन के कोई बात कर रहा हूँ, निश्चित तौर पर उनकी गतिविधियां संदेह के घेरे में है, लेकिन ये काम सरकार का है कि वो जांचे, तय करे और उसके बाद में उस पर कार्रवाई करे। ये हम और आप नहीं करेंगे बैठ के, लेकिन हर एक नाकामियों के बाद में पीएफआई की अभी और जांच होनी बाकी है? पिछले दिल्ली दंगों के दौरान, यूपी दंगों के दौरान पीएफआई का नाम आया, क्या अब भी उसके लिए जांच और बाकी है? अभी हाल में जो फंडिंग हो रही है 50 करोड़ की फंडिंग मॉरिशस से हो रही है, क्या अब भी और जांच प्रक्रिया बाकी है? क्या किया? क्या अब सीधे पीएफआई को आप लोगों को अब ये मांग नहीं करनी चाहिए कि पीएफआई को सरकार बैन करे? जैसे एक बेटी की सुरक्षा के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो गया था, क्या बिल्कुल आज वैसे विपक्ष को एकजुट होकर ये मांग नहीं करनी चाहिए कि पीएफआई को बैन कर दें? पीएफआई को बैन कर दे अगर इतना ही है तो। पूजा, मना किसने किया कि बैन नहीं करें आप? यही बात कपीश जी, क्या आज विपक्ष को एक बार फिर से एक सुर में ये बात नहीं करनी चाहिए? जब बेटी की सुरक्षा के लिए लामबंद था तो यूपी की सुरक्षा के लिए पीएफआई को बैन करने के लिए सरकार पर दबाव क्यों नहीं बनाते आप लोग? पूजा जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिएगा और मैं कुछ कानूनी पेचीदगी की भी बात आपसे करूंगा जी, क्योंकि जब तक लीगलिटीज चेकअप नहीं होगी तब तक इस डिबेट से कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। वो हल्ला करवाने का कोई मतलब नहीं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि जस्टिस फॉर हाथरस, जो ये वेबसाइट जिसकी आड़ इन्होंने ली, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, अपराध गठित करने के लिए प्लेस ऑफ ऑकरेंस होना चाहिए, प्लेस ऑकरेंस का टाइम होना चाहिए, डेट होना चाहिए, और साथ में ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, और साथ में ये बतावे ना कि वो वेबसाइट किसने बनाया, कहां से रजिस्टर हुई, किस जिले से रजिस्टर हुई, देश के किस कोने से रजिस्टर हुई या विश्व के किस कोने से रजिस्टर हुई, उसमें फंडिंग किस अकाउंट नंबर से किस अकाउंट नंबर को ट्रांसफर किया गया। अब दूसरी बात देखिए, जो 3-4 लोगों की इन्होंने गिरफ्तारी की, वो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने तुम्बा जोड़ा, और इन्होंने क्या तथ्य आपको दिए कि मोबाइल पकड़ा गया, लैपटॉप पकड़ा गया, और क्या बोलते हैं कुछ सामग्री जो है वो पोस्टर पकड़ी गई। क्या था उस लैपटॉप में जो देश में नफरत फैलाने वाली थी? बतावें, ओपी सिंह बैठे हुए हैं, मुझे आप बता दीजिए। किसी भी क्राइम के होने के लिए दो चीजें, नहीं पूजा जी सुन लें, किसी भी क्राइम के होने के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है, एक एक्टस रिया होना चाहिए, दूसरा मेंस रिया होना चाहिए, क्योंकि दोनों के कंप्लायंस के बिना कोई अपराध न बनता है न साबित होता है। और ये चूंकि मुंह की खा चुके हैं, इसलिए पीएफआई पे कुछ बात करना नहीं चाहते। आप हम लोग से प्रश्न पूछ रही हैं, इनसे पूछिए कि बिहार के अंदर इन्होंने पीएफआई को जो है वो बैन किया था, अदालत में साबित नहीं कर पाए कि उन्होंने क्या क्राइम किया, वहां से जो छूट गई। दिल्ली के दंगे हुए समय हो गया, 6 महीने 7 महीने से ऊपर हो चुका है, इनको संज्ञेय मामले में चार्जशीट सीआरपीसी के तहत 3 महीने में दी जाती है। इन्होंने पीएफआई पे क्यों नहीं चार्जशीट करी, क्यों नहीं उसको बंद कर दिया, क्यों नहीं उसको बैन किया? अगर इनके पास तथ्य है, पीएफआई को हम क्यों मांगे? मेरे पास कोई तथ्य नहीं है कि वो राष्ट्रवादी है या राष्ट्र के प्रति विद्रोह कर रही है। ये सरकार की एजेंसियां साबित करेंगी। नहीं, मैं आपकी सारी बातें कपीश जी समझ रही हूँ, तो क्या ये माना जाए कि नहीं, तो क्या आप ये कहना चाह रहे कि पीएफआई से कोई खतरा नहीं है? कपीश जी, तो क्या ये कहना चाह रहे कि पीएफआई से कोई खतरा नहीं है, देश को सुरक्षित है, पीएफआई चलती रहनी चाहिए? पीएफआई देखिए, विपक्षी दल जो है कोई एजेंसी नहीं है। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, पीएफआई का सच कोई पहली बार सामने नहीं है। पीएफआई का सच कोई पहली बार सामने नहीं है। पीएफआई का क्या काम है, पीएफआई का उद्देश्य क्या है, ये सबको पता है। पीएफआई का उद्देश्य क्या है, ये सबको पता है। नहीं, इसको लेकर क्या विपक्ष का स्टैंड क्लियर नहीं है? आज आपकी सरकार होती तो आप क्या करते? विपक्ष को तथ्य की जानकारी नहीं है, विपक्ष जो है वो एजेंसी नहीं है इस चीज को साबित करने के लिए। पीएफआई को लेकर खुलकर नहीं बोल सकते। आपका ये कहना है कि पीएफआई पहले सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के साथ में आना चाहिए, सच? तो कानून उनको ओपी, एक सेकंड, चलिए फिर मैं आती हूँ।
ये इसकी ये तो वजह नहीं कपीश जी, क्योंकि इससे आपका अल्पसंख्यक वोट जुड़ा हुआ है, इसलिए आप पीएफआई को लेकर खुलकर बोलते नजर नहीं आते। ऊपर से विपक्ष से आप जवाब देना। ओपी सिंह, पीएफआई को बैन करने में इतनी देरी क्यों? चार्जशीट क्यों नहीं दायर की गई? जिस पीएफआई से देश को, प्रदेश को इतना खतरा है, उसको अब तक बैन क्यों नहीं किया गया? क्यों खुलासा नहीं करते? क्यों खुलासा नहीं करते ओपी सिंह? भाई एक सवाल का जवाब दे दो। कपीश जी, अब मैं जवाब ले लूं? जवाब दीजिए ओपी सिंह जी, जवाब आपसे ही पूछे जाएंगे, सत्ता में आप ही हैं। सभा का मंच नहीं है, पीएफआई पर बैन लगना चाहिए कि नहीं? आप इतने बता दो, बैन कौन लगाएगा? आप बता दीजिए। अरे आप केंद्र में गन्ना चूस रहे बैठ के, लगना चाहिए। बुराई आप कर रहे हैं, क्या आपके पास है फंडिंग? केंद्र में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? चल नहीं आपसे कुर्सी। ओपी सिंह जी, सवाल तो ये भी पूछ रहा है विपक्ष आपसे, जिस विपक्ष को ही आप घेर रहे हैं, और क्योंकि आपने कहा कि ये षड्यंत्रकारी हैं तरह तरह के, क्योंकि ये कहा जाता है कि समूल नाश होगा अपराधियों का, तो ये समूल नाश कब होगा? जब इतना बड़ा खतरा उत्तर प्रदेश पे मंडरा रहा था, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, इंटेलिजेंस आपके पास में है, इस बात की इत्तला पहले नहीं हुई? पहले इस पूरे मामले में सब कुछ अलग चलता रहा, अचानक से इसमें सब चीजें जो है वो अलग चलनी शुरू हो जाती हैं। मतलब अगर ऐसा भी है, जो सरकार का दावा है, अगर उसमें बिल्कुल सच्चाई भी है, तो भी सवाल ये उठता है कि क्या पहले से इस बात के इनपुट्स नहीं थे क्या सरकार के पास में? ओपी सिंह, पहली बात तो पूजा जी ये है कि इस डिबेट में सरकारी एजेंसियों ने जो जांच किया उसमें इनको विश्वास नहीं है। कहाँ से साहित्य मिला, कहाँ वेबसाइट बनी, विश्वास है से बनी, कहाँ लेन हुआ, क्या तथ्य सामने आए? भाई कहीं का रोड़ा जांच कर रही है, और तो जल्दी ही खुलासा होगा कि वो पैसा नहीं है आपके पास, फिर खातों में गया, आपने गया, उसकी क्या थी, घबराइए मत, उसका भी है। और हाथरस कांड में जिन लोगों ने साजिश किया है वो भी पर्दाफाश होगा। एजेंसी क्या कर रही है? पर्दाफाश होगा। अच्छा, कौन लोग साजिश कर रहे थे बता दीजिए। पीएफआई की जो आप इतने लोग जो है मिल करके उसकी पैरोकारी कौन साजिश कर रहा था? अच्छा ओपी सिंह जी, चलिए फिर एक बात भी और बता दीजिए कि पीएफआई की पैरोकारी करके विपक्ष को क्या फायदा? के नाम पर शाहीन बाग में धरना दिया, जो सीए के नाम पर देश में गफलत पैदा किया। ओपी सिंह जी, ये कि विपक्ष को पीएफआई का पक्षधर बन के क्या फायदा, ये भी बता दीजिए। शामिल कर लिया। अरे जब इतने खराब थे तो आपने क्यों अपनी टीम में शामिल कर लिया? क्यों बीजेपी में शामिल कर लिया? आप ये बता दीजिए, आप बताइए बीजेपी क्यों शामिल कर लिया उनको? छाती पीट रहे थे कि सीए लागू हो अरे जाएगा, छाती पीटने वालों को अपनी टीम में शामिल करने के लिए किसने कहा था? क्यों शामिल कर लिया गया? आई संजीव जी, आई। कांग्रेस शर्म आनी चाहिए और शाहीन बाग शर्म आपको आनी चाहिए। न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तरह तरह की कहानियां बना रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं आपको शर्म आनी चाहिए। न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, जो गरीब बच्ची है दी जा रही है, उसमें न्याय दिला दीजिए। शर्मसार करने वाले लोग हैं, इन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को शर्मसार किया है, अपने शर्माती नहीं है, दूसरे की शर्म खोज रहे हैं। बड़ी हंसी की बात करने का हक आपको कभी नहीं है। तो कर दिया बलात्कारी हमारे हम आप एक एक करके आवाज ही ठीक तरीके से नहीं आएगी। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से लेकर घूम रहा था, वो भी आपको ओपी सिंह जी पॉइंट पर आ जाइए ना, ओपी सिंह जी पॉइंट पर आ जाइए ना। मेरा सवाल आपसे ये, ओपी सिंह जी सुन लीजिए एक बार। ओपी सिंह जी, अगर विपक्ष पीएफआई का इतना पक्ष करे तो विपक्ष को क्या फायदा? जरा बताइए ना, जरा बताइए क्या फायदा विपक्ष को? पीएफआई का पक्ष लेके क्या फायदा विपक्ष को, जो इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं? तो जरा ये बताइए कि इससे विपक्ष को फायदा क्या होगा?
बच्चों से गलती नहीं होती तो बड़ों से गलती होती है। किशोर न्याय अधिनियम पढ़ा है आपने? जस्टिस वर्मा आयोग की रिपोर्ट आपने संजीव जी, जस्टिस ठीक है, इधर उधर जा रहे हैं आप लोग। संजीव जी, आप कुछ कह रहे थे। संजीव जी, वंशराज जी, आपको मैं वक्त कम दे पाई क्योंकि आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही। संजीव जी, मैं आ रही हूँ। संजीव जी, मंत्री समूह की गठन की जांच की रिपोर्ट क्यों एक भी FIR NDA के साथ नहीं है? संजीव कौशिक। हाँ पूजा, मैं ये कह रहा था कि असल में पूजा मैं ये कह रहा था, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा था कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ ऐसे विषय हैं जो बहुत मजबूती के साथ ढाल के जैसे काम करते हैं। उसमें ये विषय राष्ट्रवाद भी आप जोड़ लीजिए, इसमें धर्म को भी आप जोड़ सकती हैं, आप इसमें PFI जैसे मुद्दे भी जोड़ सकती हैं, मंदिर मस्जिद भी जोड़ सकती हैं। ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ढाल के जैसे इस्तेमाल करती है और बखूबी लोग इस पे अपनी भावनाएं व्यक्त भी करते हैं और सारी गलतियों को एक साइड में रख करके अपने खून में उबाल भी लाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये खूब जानती है और इसी और क्या ये सिर्फ एक पार्टी ने किया है? संजीव जी, नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस तरह की घटनाएं हुई है, अभी जिस घटना पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आप शुरू से लेके अंत तक ये सारी बातों एक तरफ रख दी। हमने कभी PFI को कोई क्लीन चिट देने की बात नहीं करी है। मैंने कहा शुरुआती दौर में ही कहा है कि कुछ संदेह है उस पे, लेकिन ये कुछ संदेह सरकार का है कि या वो पूरा ही संदेह के घेरे में है? हम ये कैसे कहें? सरकार का ये काम है ना, सरकार की एजेंसी तय करेगी, जांच करेगी और उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। हम ये कैसे कह सकते हैं? ये काम सरकार का है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह की घटना हुई, उस घटना में जितने लूप होल आपको दिखाई दिए, ईमानदारी से यदि पूछिए, एक भारतीय होने के नाते, एक दल बार बार लोग कहते हैं कि आप किसी और स्टेट में इस तरह की घटना हो रही है उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो घटना हुई थी और किसी अन्य स्टेट में जो घटना हुई थी, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि सबसे निचले समाज में, सबसे निचले पैदान पर दलित वंचित जो परिवार है, उसी के लिए राजनीति करी जाती है, उसी के लिए आप सड़क पे जाते हैं, उसी लिए संसदीय योजनाएं बनाई दलित की बेटी और उच्च वर्ग के लोगों की बेटियों में फर्क होता है? पूरी बात, किसी भी बेटी के साथ रेप हो, कैसे फर्क हो सकता है संजीव जी? रेप की घटनाओं में कैसे फर्क हो सकता है? आप सुन तो लीजिए, मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने ऐसा इसलिए कहा कि जो सक्षम होते हैं वो खुद लड़ने में सक्षम होते हैं और वो अपने हक के लिए, हकमारी के लिए वो लड़ते हैं और बुलंदी के साथ लोग अपने अपने हिसाब से, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने हिसाब से उन रेप केसेस पर राजनीति करें, इसमें जरूर फर्क हो सकता है। लेकिन किसी बेटी के साथ रेप हो, वो चाहे किसी भी वर्ग की बेटी क्यों ना हो, रेप तो रेप है। नहीं, इसमें कोई नहीं संजीव जी, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं। मैं इस बात पे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, मेरा ऑब्जेक्शन है इस बात पर। और जो भी लोग ऐसी बात करें, मेरा उस पर बहुत ही कठोर ऑब्जेक्शन है। मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे को जल्दी से वंशराज जी को फाइनल कमेंट के लिए वक्त देना। जल्दी से वंशराज जी। जी पूजा जी, सबसे पहले इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि PFI आखिर इनका बहाना क्यों है। रेप को फर्जी बताया योगी सरकार ने, इलाज नहीं कराया योगी सरकार ने, लाश को जबरन पेट्रोल से जलाया योगी सरकार ने, विपक्ष पर लाठियां चलवाई, माननीय सांसद संजय सिंह जी पर स्याही फेंकवाई योगी सरकार ने, परिवार को नजरबंद किया योगी सरकार ने। जब सारा मामला भंडाफोड़ हो गया, जब सारे जगह पे थूथू होने लगी योगी बाबा की, जो यहाँ पे लखनऊ में बैठ के साधु के वेश में रावण बन के बैठे हुए हैं, जब सारा मामला भंडाफोड़ हो गया तो उसको अंतर आया। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि PFI अगर राष्ट्र विरोधी था तो केंद्र की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सत्ता में बैठ के क्या नेतृत्व का काम कर रही थी? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया, माफी चाहूंगी जिनको कम वक्त मिला उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बेटियों की सुरक्षा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन देश और प्रदेश की सुरक्षा भी उतनी ज्यादा अहम है। और अगर PFI की बात हो रही है तो ऐसे संगठन को बैन कर देने का जिम्मा सरकार के कंधों पर है, करे। और अभी इस पूरे मामले को लेकर जो राजनीति खूब चल रही है, न जाने कब तक कि कुछ और दिन इस तरीके से इसी पूरे मसले को लेकर राजनीति सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में करते नजर आएंगे। रुक रहे हैं बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।